कक्षा एकादशी कलावल विषय भूगोल पाठ 1 भूगोल एक विषय के रूप में। और आज का हमारा प्रकरण रहेगा भौगोलिक उपागम के अध्ययन। क्या? भौगोलिक उपागम के अध्ययन। तो सर्वप्रथम हम भूगोल विषय में क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो आपने कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा है जैसे कि भूगोल के अंदर किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो उस क्षेत्र में स्थिति, विस्तार, उच्चावच, संरचना, अपवाह, जलवायु, मिट्टी या खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास, इन सबका क्रम वाइज अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे, जैसे मान लो भारत का अध्ययन करना है तो पहले भारत की स्थिति और विस्तार अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिति और विस्तार समझने के बाद ही हम उच्चावच को समझ पाते हैं, यानी कि वहाँ का धरातल किस प्रकार का है, और धरातल को समझने के बाद वहाँ की संरचना, और संरचना धरातल जैसा है उसी प्रकार का वहाँ का अफवाह क्षेत्र होगा, और जिस प्रकार से अफवाह क्षेत्र है वैसे जैसी जलवायु है, जलवायु के हिसाब से मिट्टी और खनिज वहाँ पे वैसी उसी प्रकार की मिट्टी, खनिज और प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे मिट्टी और खनिज और प्राकृतिक वनस्पति होंगी तो जीव जंतु भी उसी प्रकार के पाए जाएंगे, और उसी प्रकार कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास ये सभी पाए जाते हैं। तो हमने जीव जंतु तक हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया है, और बाकी वाले कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास इन सब का अध्ययन हमने मानव भूगोल के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों का इसमें भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अब हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्या? भौगोलिक उपागम के अध्ययन। तो भूगोल को उपागम यानी पढ़ने की विधियां, उपागम का अर्थ क्या हो गया? पढ़ने की विधियां या पढ़ने की विधियां, किसी भी विषय को पढ़ने की किस प्रकार की विधियां हैं उसी को हम उपागम का नाम दिया है। तो इस भूगोल में दो प्रकार के उपागम हैं, दो प्रकार से इस भूगोल को पढ़ा जा सकता है। जैसे पहला है क्रमबद्ध या विषयगत उपागम, जिसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक। क्रमबद्ध विषयगत उपागम अर्थात सिस्टेमेटिक अप्रोच। दूसरा प्रादेशिक उपागम, जिसको बोलते हैं रीजनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? रीजनल अप्रोच। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्रमबद्ध विषयगत उपागम क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्रमबद्ध विषयगत उपागम, इसकी परिभाषाएं बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है, ये आपके परीक्षा में भी आ सकती है। तो इसमें लिखा है एक राजनीतिक इकाई पर निश्चित क्रम में एक भौगोलिक तत्व विषय का अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा को समझो, ये क्या कहना चाहता है? क्रमबद्ध विषयगत उपागम यानी क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, तो ये कहना चाहता है कि एक राजनीतिक इकाई, अब राजनीतिक इकाई क्या? ऐसा क्षेत्र जिसकी एक सीमा हो, एक निश्चित सीमा में हो, उसी को हम राजनीतिक इकाई कहा जाता है। जैसे पूरा विश्व है वो एक राजनीतिक इकाई है। जैसे हम किसी विश्व के अंदर किसी महाद्वीप का नाम लेते हैं, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो भी महाद्वीप हैं वो भी एक सीमा क्षेत्र में बंधे हुए हैं, तो वो भी एक राजनीतिक इकाई हो गया। इसी प्रकार किसी देश का नाम लेते हैं, भारत है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका है ना, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से कई प्रकार के देश का नाम लेते हैं, वो भी एक राजनीतिक इकाई होती है। इसी प्रकार से कोई राज्य का नाम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये भी राजनीतिक इकाई है। और राज्य से छोटे आते हैं तो जिले का नाम, जिले से, इस प्रकार से ये सभी राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं। तो ये क्या कहते हैं? एक राजनीतिक इकाई पर, यानी कि पूरे विश्व को मान करके एक राजनीतिक इकाई, पूरे विश्व को भी मान सकते हैं, भारत को भी एक राजनीतिक इकाई मान सकते हैं, एशिया महाद्वीप को भी एक राजनीतिक इकाई मान सकते हैं, अर्थात पूरे विश्व को राजनीतिक इकाई मानो, चाहे किसी महाद्वीप को राजनीतिक इकाई मानो, किसी देश को राजनीतिक इकाई मानो, या किसी क्षेत्र जो राज्य है उसको राजनीतिक इकाई मानो, तो उस एक राजनीतिक इकाई पर निश्चित क्रम में, एक क्रम के अनुसार
एक एक भौगोलिक तत्व विषय का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये भौगोलिक जो तत्व हैं, ये विषय हैं, इन सभी विषय का एक एक करके उसका अध्ययन किया जाता है। उसी को हमने क्या नाम दिया? क्रमबद्ध विषयगत उपागम। क्या नाम दिया? क्रमबद्ध विषयगत उपागम। तो इसके जनक कौन है? हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। तो क्रमबद्ध विषयगत उपागम का जनक है हम्बोल्ट और इसकी प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल, ये क्रमबद्ध उपागम की प्रमुख शाखाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि मैं एक विश्व को लेता हूं, उस विश्व की जलवायु का अध्ययन करूंगा तो वो क्रमबद्ध उपागम हो गया। इसी प्रकार मैं एक देश को लेता हूं, देश की जलवायु, पूरी संपूर्ण देश की जलवायु का अध्ययन करूंगा तो ये क्या हो गया? एक राजनीतिक इकाई के रूप में क्रमबद्ध इसमें अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। अर्थात सबसे पहले स्थिति विस्तार का अध्ययन करना, फिर उच्चावच का अध्ययन करना, फिर संरचना, अफवातंत्र, जलवायु, इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्रमबद्ध भूगोल के रूप में जानते हैं। दूसरा उपागम आता है प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? रीजनल अप्रोच। इस प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत राजनीतिक इकाई को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर, राजनीतिक इकाई है, जिस प्रकार से यहाँ पे भी राजनीतिक इकाई थी ना, वो राजनीतिक इकाई, उस राजनीतिक इकाई को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर फिर एक एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं भारत को लेता हूँ, भारत एक भौगोलिक प्रदेश है, भारत एक राजनीतिक इकाई है, उस भारत की राजनीतिक इकाई को मैं अलग अलग भागों में बांट देता हूँ। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वतमाला वाली है, फिर हम नीचे आते हैं तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्र है, फिर हम पठारी प्रदेश क्षेत्र, तटीय प्रदेश क्षेत्र, इस प्रकार से समुद्री तटीय प्रदेश क्षेत्र, पठारी प्रदेश क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र, इस प्रकार से अलग अलग भागों में उसको बांट करके उसकी भौगोलिक स्थिति विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट करके फिर इस स्थिति, उच्चावच, संरचना, अफवातंत्र, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास, इन सब का अध्ययन करना ही प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। अर्थात प्रदेशों के आधार पर उसको अलग अलग भागों में विभाजन करना। जैसे विश्व की बात करता हूँ तो विश्व को भी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, अति शीत कटिबंधीय, ऐसे अलग अलग प्रदेशों में उसको भागों में बांटा गया है। जैसे टुंड्रा प्रदेश है ना, ऐसे अलग अलग भागों में ठंडी प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश वगैरह, ऐसे अलग अलग भागों में अक्षांश रेखाओं के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। उन अलग अलग भागों को ऐसे प्रदेशों के आधार पर वर्गीकृत करके फिर इसको इसी के अनुसार एक विषय के भौगोलिक विषय के अनुसार उसका अध्ययन करना ही प्रादेशिक उपागम के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रदेशों में विभक्त करके फिर उसका अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक इकाई को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब इस प्रादेशिक उपागम के जनक कौन है? कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर है, जो इसके समकालिक है, हम्बोल्ट के समकालिक ही थे कार्ल रिटर। इसमें भी प्रादेशिक क्षेत्रीय, इसमें भी प्रादेशिक उपागम के कुछ विभाजन किए हैं, प्रमुख शाखा हैं प्रादेशिक क्षेत्रीय, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण। अगर मैं बात करता हूँ प्रादेशिक, पहली बात करते हैं प्रादेशिक क्षेत्रीय। अर्थात प्रादेशिक क्षेत्रीय यानी क्या? प्रादेशिक क्षेत्रीय का मतलब है वृत्त, मध्यम और लघु स्तरीय प्रदेश के अंतर्गत बांटकर उसका अध्ययन करना। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ प्रादेशिक नियोजन। अर्थात प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत क्या है? ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। गांव वगैरह उसके अंतर्गत विभाजित करके। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विकास की बात करते हैं तो प्रादेशिक विकास यानी किस प्रकार से अलग अलग भागों में उसका विकास किया हुआ है। प्रादेशिक विश्लेषण की बात करते हैं तो इसमें प्रादेशिक विश्लेषण में दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी पक्षों के लिए उभयनिष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से हमने इसका अध्ययन किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्रमबद्ध विषयगत उपागम और प्रादेशिक उपागम ये दोनों भूगोल के अध्ययन करने की विद्या है और इसमें ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं।
इसमें भी इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है और इसमें भी इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें संपूर्ण विश्व को इकाई मान करके किया जाता है। इसमें संपूर्ण विश्व को भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। उसी को हमने क्या नाम दिया? प्रादेशिक उपागम। धन्यवाद। ये आपका फर्स्ट लेसन लगभग पूर्ण होता है। इसमें से आपके कुछ और प्रश्न भी करने हैं जो मैं आपको प्रश्न दूंगा।